अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दी लेजेंड ऑफ मौला जट पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख में सबसे महंगी फिल्म है। इस वक्त जवानी फिर नहीं आनी 2 70 करोड़ रुपए कमा कर पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा कामयाब फिल्म है। लेकिन दी लेजेंड ऑफ मौला जट के लिए 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिजनेस कर लेना मुश्किल नहीं होगा। दी लेजेंड ऑफ मौला जट की रिलीज़ डेट कंफर्म हो चुकी है और ये 13 अक्टूबर 2022 को आ रही है और ये पाकिस्तानी सिनेमा के लिए एक गेम चेंजर है। ये फिल्म पाकिस्तान में बनने वाली सबसे बड़ी फिल्म क्यों है और इस फिल्म से सबको इतनी उम्मीदें क्यों हैं? इसका बेहतरीन जवाब सिर्फ एक है और वो है इस फिल्म की टीम। तो चलो इस फिल्म की टीम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दी लेजेंड नासिर अदीब साहब की। नासिर अदीब पाकिस्तानी स्क्रिप्ट राइटर हैं, ज़्यादातर लॉलीवुड की पंजाबी फिल्मों के लिए लिखते हैं। इन्होंने एक जासूसी नावल लिखा जो इनके स्कूल के दिनों में ही पब्लिश हो गया था। नासिर अदीब ने अहमद नदीम कासमी की शॉर्ट स्टोरी गंडासा, जो कि गुजरांवाला के देहाती इलाकों के कल्चर पर मबनी थी, उससे मुतासिर होकर एक फ़िल्म लिखी जिसका नाम है वहशी जट। इस तरह से नासिर अदीब साहब ने पाकिस्तानी फ़िल्मों में गंडासा का जॉनरा भी मुतारिफ़ करवाया। फ़िल्म वहशी जट ने अपनी गोल्डन जुबली पूरी की और इस फिल्म से सुल्तान राही के करियर को बूस्ट मिला और सुल्तान राही अगले कई साल तक लॉलीवुड के मेन एक्शन हीरो बने रहे। वहशी जट की कामयाबी से पाकिस्तान में एक्शन फिल्म्स का ट्रेंड सेट हो गया। वहशी जट 1975 में रिलीज़ हुई और इसके पास 6.5 IMDb रेटिंग्स मौजूद हैं। इसके बाद 1979 में नासिर अदीब की एक और मास मार्केट ब्लॉकबस्टर फिल्म मौला जट आई, एक नए और इंतहाई पावरफुल कैरेक्टर के साथ, नूरी नथ के साथ, जिसका एक डायलॉग 43 साल गुजरने के बाद भी उतना ही मशहूर है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पहले मौला जट को बैन कर दिया था इसकी मुतनाज़िया कहानी और खून खराबी की वजह से। लेकिन फिर जल्द ही बैन हटा दिया गया था और अवाम को मौला जट बहुत ज़्यादा पसंद आई। मौला जट ने अपनी डायमंड जुबली पूरी की। यहाँ आपको ये बता दूँ कि जुबली क्या है। अगर कोई फिल्म पब्लिक डिमांड की वजह से 25 हफ्तों तक लगातार सिनेमाज में लगी रहे तो इसकी सिल्वर जुबली मुकम्मल हो जाती है, और अगर कोई फिल्म 50 हफ्तों तक सिनेमाज में लगातार लगी रहे तो इसकी गोल्डन जुबली मुकम्मल हो जाती है, और अगर 60 हफ्तों तक लगी रहे तो इसकी डायमंड जुबली मुकम्मल हो जाती है, और 70 हफ्तों के बाद प्लैटिनम जुबली मनाई जाती है। और पाकिस्तान की पहली प्लैटिनम जुबली मनाने वाली फिल्म थी अरमान। अरमान 75 हफ्तों तक पब्लिक डिमांड की वजह से सिनेमाज में लगी रही थी। मौला जट के पास 7.5 IMDb रेटिंग्स मौजूद हैं। फिर नासिर अदीब ने मौला जट इन लंदन लिखी जो कि 1981 में रिलीज़ हुई। नासिर अदीब के पास 412 फिल्में लिखने का क्रेडिट मौजूद है। नासिर अदीब को बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर के लिए ग्रेजुएट अवार्ड, बोलान अवार्ड, एशियन कल्चरल अवार्ड और 3 निगार अवार्ड्स भी मिले। 2019 में नासिर अदीब को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा अवार्ड दिया, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, वेल डिज़र्व्ड। अब बात करते हैं बिलाल लशारी की। बिलाल लशारी पाकिस्तानी फिल्म मेकर, सिनेमाटोग्राफर, डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर हैं और ओकेजनल एक्टर भी हैं, यानी कभी कभार एक्टिंग भी कर लेते हैं। बिलाल लशारी की इब्तदाई तालीम पाकिस्तान में ही हुई, फिर ये अमेरिका चले गए, वहाँ अकेडमी ऑफ आर्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे जो कि सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। यहाँ से 2008 में बिलाल लशारी ने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स इन मोशन पिक्चर्स एंड टेलीविज़न की डिग्री हासिल की। फिर ये पाकिस्तान वापस आ गए। पहले इन्होंने म्यूज़िक वीडियोस डायरेक्ट की। मशहूर तरीन बैंड जल की एक एल्बम बूंद, अ ड्रॉप ऑफ जल, उसका एक खूबसूरत गाना सजनी, इसकी डायरेक्शंस बिलाल ने की, जिसके लिए बिलाल लशारी को 2008 के बेस्ट म्यूज़िक वीडियो डायरेक्टर का अवार्ड मिला, और सजनी को MTV पाकिस्तान की तरफ से बेस्ट पॉप वीडियो का अवार्ड मिला। फिर 2010 में NTT पैराडाइम का एक गाना शोर मचा, इसकी डायरेक्शंस भी बिलाल लशारी ने की, इसके लिए भी इन्हें बेस्ट म्यूज़िक वीडियो डायरेक्टर का अवार्ड मिला, और इस गाने को 2010 के मशहूर तरीन गानों में से एक करार दिया गया।
2011 में ISPR ने एक डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म बनाई जिसमें लीड रोल्स में हमजा अली अब्बासी और बिलाल लाशारी हैं। इस डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर और फोटोग्राफी भी बिलाल लाशारी हैं। इटली के शहर ब्राचानो में होने वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में द ग्लोरियस रिजॉल्व का मुकाबला पूरी दुनिया के मशहूर फिल्म मेकर्स की 60 फिल्मों के साथ हुआ। इस फिल्म फेस्टिवल में नेटो के साथ साथ 24 दूसरे ममालिक ने भी शिरकत की। इन सब फिल्मों को क्वालिफाइड और मशहूर ज्यूरी ने जज किया। द ग्लोरियस रिजॉल्व ने स्पेशल ज्यूरी अवार्ड जीत लिया। द ग्लोरियस रिजॉल्व को इटालियन सेनेट के चेयरमैन की तरफ से एक मेडल भी मिला। 2018 में ISPR ने द ग्लोरियस रिजॉल्व के नाम से एक गेम भी बनाई है जो कि प्ले स्टोर में पड़ी हुई है, फ्री टू प्ले है। बिलाल लाशारी ने मिकाल हसन के गाने चल बुलिया की डायरेक्शंस भी की हैं। फिर 2013 में बिलाल लाशारी ने अपनी गेम चेंजर फिल्म वार से सबको हैरान कर दिया। वार में बिलाल लाशारी ने एज अ डायरेक्टर फिल्मों में डेब्यू किया। इस फिल्म में बिलाल लाशारी ने अली स्नाइपर के नाम से एक किरदार भी अदा किया। वार के लिए बिलाल लाशारी को 4 अवार्ड्स मिले: बेस्ट डायरेक्टर ज्यूरी, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, बेस्ट एडिटिंग। 2014 में होने वाले हम अवार्ड्स में बिलाल लाशारी को हम ऑनररी स्पेशल रिकग्निशन अवार्ड मिला। ये था अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू पाकिस्तानी सिनेमा। 2015 में आने वाली जवानी फिर नहीं आनी पार्ट 1 में बिलाल लाशारी ने कैमियो अपीयरेंस दी। 2013 में बिलाल लाशारी ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो मौला जट का ऑफिशियल रीमेक डायरेक्ट करेंगे। बिलाल लाशारी ने यह भी कहा कि गंडासा का योनरा तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन वक्त के साथ साथ इस योनरा को अच्छे से इस्तेमाल करने के बजाय इसमें खराबी आती गई। वहशी जट और मौला जट जैसी फिल्मों में गंडासे का अच्छा इस्तेमाल हुआ था, तो इससे बेहतर क्या होगा कि क्लासिक मौला जट को ट्रिब्यूट के तौर पर रीमेक किया जाए। द लेजेंड ऑफ मौला जट को नासिर अदीब और बिलाल लाशारी ने मिलकर लिखा। 4 अप्रैल 2014 को बिलाल लाशारी ने ऐलान किया कि वो फिल्म की स्क्रिप्ट लिख चुके हैं और अब वो फिल्म की लीड कास्ट तलाश कर रहे हैं। 27 मई 2014 को फिल्म की कास्टिंग मुकम्मल हो गई, जबकि 2017 में जाकर इस फिल्म की बाकायदा शूटिंग शुरू हुई। लाहौर बेदियाँ रोड पर आगे जाकर एक बहुत बड़ी ज़रई ज़मीन है, उस ज़मीन को लीज पर लिया गया, वहाँ पर सेट बनाया गया और इस सेट को 3 साल तक मेंटेन करना पड़ा जब तक ये शूट होती रही। आप सोच रहे होंगे कि इस फिल्म की शूट को 3 साल कैसे लग गए। सर्दियों में जहाँ पर सेट लगाया था वहाँ पर बहुत ज़्यादा धुंध हो जाती थी, जिसकी वजह से शूट नहीं हो सकती थी। इस फिल्म की स्टंट टीम्स भी गैर मुल्की थी। इस फिल्म का VFX आर्टिस्ट भी ब्रायन नाम का एक शख्स है जिसने अपकमिंग एवाटार में VFX आर्टिस्ट के तौर पर काम किया है। ये लोग महदूद मुद्दत के लिए पाकिस्तान आते थे और क्योंकि मौला जट एक तगड़ा और चौड़ा किरदार है, इस फिल्म में मौला जट का किरदार निभाने के लिए फवाद खान ने वेट गेन किया और क्योंकि फवाद खान को डायबिटीज़ भी है, इस वजह से इन्हें कई प्रॉब्लम्स हुई और इनको हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा। तो ऐसी कई वजूहात की बिना पर फिल्म की शूट लेट होती रही और 3 साल के तवील अरसे में मुकम्मल हुई। द लेजेंड ऑफ मौला जट के टीज़र को वो रिस्पॉन्स मिला जो आज तक किसी पाकिस्तानी फिल्म के ट्रेलर को नहीं मिला। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये पाकिस्तानी फिल्म है, वो भी पंजाबी। और टीज़र के आखिर में जब नूरी नथ मतलब हमजा अली अब्बासी ललकारता है, पता नहीं ये टीज़र मैं कितनी बार देख चुका हूँ, लेकिन हर बार रोंगटे खड़े हो ही जाते हैं। और जब ये सीन हम सिनेमाज में देखेंगे, वो भी डोल्बी एटमॉस में। और जो लोग नहीं जानते कि डोल्बी एटमॉस क्या है, तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि सबसे पहले मोनो साउंड टेक्नोलॉजी होती थी जिसमें सिर्फ एक स्पीकर होता था। फिर आया स्टीरियो टेक्नोलॉजी जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा स्पीकर्स होते थे। फिर मल्टी चैनल ऑडियो सिस्टम आया, इसमें 5 से 7 स्पीकर्स होते थे जो कि थिएटर्स में लगाए जाते थे, जिसमें 2 फ्रंट पे, राइट लेफ़्ट पे और पीछे 2 स्पीकर्स लगाए जाते थे। लेकिन जब 2012 में डोल्बी एटमॉस मुतारिफ हुआ तो इसके अंदर एक एडिशन हुई ओवरहेड स्पीकर्स की। ये साउंड टेक्नोलॉजी में ज़बरदस्त रेवोल्यूशन थी। डोल्बी और एटमॉस में फ़र्क ये है कि डोल्बी एक 2D साउंड टेक्नोलॉजी है जिसमें हमें बेहतर क्वालिटी का साउंड सुनने को मिलता है, डायलॉग्स क्लियर सुनाई देते हैं और इसमें ऑटोमेटिक वॉल्यूम एडजस्टमेंट का भी फीचर मौजूद है। जबकि एटमॉस एक गेम चेंजर है। ये हमारे दिमाग को ऐसा महसूस करवाता है कि आवाज़ फिल्म से नहीं बल्कि असल में आ रही है। इसकी वजह से साउंड ऑडियंस के चारों तरफ तैरता है, जिसे सराउंड साउंड कहते हैं। मतलब अगर कोई गाड़ी स्क्रीन पर राइट से लेफ्ट मुड़ रही है तो इसकी आवाज़ भी साथ साथ चली जाएगी। ये 3D साउंड इफेक्ट है। बिलाल लाशारी द लेजेंड ऑफ मौला जट का साउंड एटमॉस में करवा रहे हैं टर्की में एक लैब से। और जो लोग द लेजेंड ऑफ मौला जट को एटमॉस में देखेंगे वो बहुत खुशकिस्मत होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में 6000 एटमॉस इनेबल्ड सिनेमाज मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 5 एटमॉस इनेबल्ड सिनेमाज मौजूद हैं और ये 5 सिनेमाज लाहौर में मौजूद हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि बाकी शहरों में भी एटमॉस इनेबल्ड सिनेमाज बनाए जाएं ताकि फ़िल्म बीन अपनी पसंदीदा फ़िल्मों को भरपूर तरीके से एंजॉय करें।
ये दूसरी पाकिस्तानी फिल्म है जिसका साउंड एटमॉस में किया गया है। पहली फिल्म थी मूर। एक अजीब बात यह भी है कि इस फिल्म में गाना कोई नहीं है। 2017 में इस फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर एक मसला हो गया था। सरवर भट्टी, जो कि 1979 मौला जट के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने इन पर कॉपीराइट क्लेम किया था। लेकिन क्योंकि इस फिल्म के असल राइटर नासिर अदीब ने अपने कैरेक्टर्स के राइट्स बिलाल अशारी को दिए थे, इसलिए फरवरी 2020 को दोनों पार्टीज़ में एक मुआहदा तय पा गया और ये फिल्म रिलीज़ होने में कोई रुकावट बाकी ना रही। फिर द लेजेंड ऑफ मौला जट रिलीज़ होने ही वाली थी कि कोविड आ गया और पूरी दुनिया रुक गई। और जब कोरोना की शिद्दत में कमी आई तो दुनिया के ज़्यादातर कारोबार चलने लगे सिवाय सिनेमास के, क्योंकि ऐसे हालात में एंटरटेनमेंट इंसान की लास्ट प्रायोरिटी होती है। लेकिन जब 13 अक्टूबर को द लेजेंड ऑफ मौला जट रिलीज़ हो जाएगी तो सिनेमा ओनर्स, फिल्म मेकर्स को इतना फ़ायदा होगा कि वो पिछले सारे नुकसान भूल जाएंगे। और टिकटॉक ने रिसेंटली अपना ऑफिस पाकिस्तान में सेट कर लिया है। इस तरह से टिकटॉक अब ऑफिशियली पाकिस्तान में आ चुकी है। द लेजेंड ऑफ मौला जट और टिकटॉक ने कोलैबोरेट किया है। द लेजेंड ऑफ मौला जट के लिए टिकटॉक ने ऐसा फिल्टर बनाया है जो आपके चेहरे के मुताबिक बताएगा कि आपका चेहरा इस फिल्म के किस किरदार से सबसे ज़्यादा मिलता जुलता है। और इस फिल्म की लीड कास्ट ने भी ये टिकटॉक बनाकर अपने सोशल मीडिया पर शेयर की। Let's see who's my twin. Dodo. झटका यारो नाम थी जिसका मौला। हमारी यूथ ज़्यादातर टिकटॉक पर इंटरेस्ट लेती है, जिसका प्रूफ ये है कि द लेजेंड ऑफ मौला जट के ट्रेलर को सबसे ज़्यादा व्यूज़ टिकटॉक पर आए। इस फिल्म के विजुअल्स, बैकग्राउंड स्कोर, एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, स्केल, ये सब कुछ तो बेहतरीन है ही, लेकिन इस फिल्म की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह इसकी कास्ट होगी। सबसे पहले बात करते हैं फवाद खान की। इनको कौन नहीं जानता। ये पाकिस्तानी एक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, सिंगर और मॉडल भी हैं। फवाद खान अमेरिकन स्कूल में पढ़ते थे और ये बताते हैं कि वहाँ पर इनको रेशियल इश्यूज़ फेस करने पड़े। क्योंकि फवाद खान शुरू से ही एक इंट्रोवर्ट हैं, तो वहाँ पर इन्हें इनकी शर्मीली, पुरसुकून और गैर लड़ाका तबीयत की वजह से बुली किया जाता था। फवाद ने अपना A लेवल्स कंप्लीट किया, फिर लाहौर से बैचलर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। आपका आगे क्या प्रोग्राम है? जी मैं सोच रहा हूँ कि मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लूँ। वो क्यों? जी पाकिस्तान में आजकल आईटी का स्कोप बड़ा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके अपनी जुट्टी के पास वापस पाकिस्तान चला जाऊँ। यही भैंस पाना। जी जी खैर छोड़िए। फवाद को प्रोग्रामर की नौकरी नहीं मिल रही थी। फवाद मजीद बताते हैं कि उनको मार्केटिंग की जॉब भी नहीं मिल रही थी। तो मुझे भी एहसास हो चुका है कि मुझे म्यूजिशियन बन जाना चाहिए था। इस वक्त तक फवाद गिटार, बेस और ड्रम बजाना सीख चुके थे और पैराडाइम बैंड के लीड सिंगर भी बन चुके थे। 1994 से 2000 के दरमियान दो बैंड्स, अहमद अली भट्ट का एंटिटी और फवाद खान का पैराडाइम बैंड, लाहौर में एक्टिव थे। इन दोनों बैंड्स ने मिलकर 2001 में आने वाले टेलीविज़न सिटकॉम जट एंड बॉन्ड के टाइटल ट्रैक के लिए कोलैबोरेट किया। इस तरह से ये दोनों बैंड एंटिटी और पैराडाइम मिलकर एंटिटी पैराडाइम बन गए। जट एंड बॉन्ड फवाद खान और अहमद अली भट्ट का टेलीविज़न में एक्टिंग डेब्यू था और ये वासे चौधरी का भी राइटिंग डेब्यू था। एंटिटी पैराडाइम ने 2003 में अपना डेब्यू एल्बम रिलीज़ किया, इत्तका, और इसका गाना राह गुज़र बहुत मशहूर हुआ। ये बैंड 2007 में टूट गया और 2010 में रीयूनाइट हो गया। एंटिटी पैराडाइम ने कोक स्टूडियो के तीसरे सीज़न में सज्जाद अली के गाने बोलो बोलो को कवर किया। फिर 2010 में एंटिटी पैराडाइम का एक और गाना आया, शोर मचा। डॉन, जो पाकिस्तान का सबसे पुराना और पहला न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर है, जिसकी बुनियाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के लिए 1941 में दिल्ली में रखी और यह पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अंग्रेज़ी अखबार है। एंटिटी पैराडाइम के इस गाने को डॉन ने 2010 का सबसे मशहूर तरीन गाना करार दिया। इसकी वीडियो बिलाल अशारी ने डायरेक्ट की थी।
2012 में फवाद खान ने एक्टिंग पर फोकस करने के लिए बैंड छोड़ दिया। 2017 में होने वाले पेप्सी बैटल ऑफ बैंड्स में फवाद खान आतिफ असलम के साथ एक जज के तौर पर नजर आए और इस शो का इंट्रो सॉन्ग भी गाया आतिफ असलम के साथ। इस शो के फिनाले में एंटिटी पैराडाइम ने रीयूनाइट होकर अपना गाना हमेशा इसको लाइव परफॉर्म किया। – 2007 में फवाद खान की डेब्यू फिल्म आई बिलाल अशारी। इस फिल्म में शोएब मंसूर के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। इस फिल्म ने बेइंतहा मकबूलियत हासिल की। टेलीविज़न की बात करें तो फवाद खान का पहला ड्रामा था जट एंड बॉन्ड। उसके बाद 2008 में आए दिल दे के जाएंगे और सतरंगी। 2010 में आई एक टेलीफिल्म आज कुछ ना कहो और एक ड्रामा दास्तान। 2011 में आया अकबरी असगरी, कुछ प्यार का पागलपन और हम सफ़र। 2012 में ज़िंदगी गुलजार है। और अश्क आया। ये सारे ड्रामास पाकिस्तान के हाईएस्ट रेटेड ड्रामास हैं। 2013 में एक ड्रामा आया नम और एक टेलीफिल्म भी आई बेहद, जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया। फवाद खान की आखिरी टेलीफिल्म थी अरमान, जिसे उन्होंने वासे चौधरी के साथ मिलकर लिखा था। फिर फवाद खान का 2014 में बॉलीवुड डेब्यू हुआ फिल्म खूबसूरत के साथ। 2016 में आने वाली फिल्म हो मन जहाँ में कैमियो अपीयरेंस दी। 2016 में ही बॉलीवुड की एक फिल्म ए दिल है मुश्किल में एक्सटेंडेड कैमियो अपीयरेंस दी। 2018 में जवानी फिर नहीं आनी 2, और 2019 में परे हट लव में कैमियो अपीयरेंस दी। और इनकी अपकमिंग फिल्म्स में द लेजेंड ऑफ मौला जट, बड़े सुपर हीरो बनते हैं। सुपर हीरो? वो कौन? और याद वही मौला जट। मनी बैक गारंटी, नीलोफर और आन शामिल हैं। 2022 में आने वाली वेब सीरीज 12वां खिलाड़ी में कैमियो अपीयरेंस दी और मिस मार्बल में भी नजर आए। अपकमिंग वेब सीरीज जो बचे हैं संग समेट लो में फवाद खान को हम देखेंगे इंशाल्लाह। फिर आती है माहिरा खान। माहिरा तो खैर माहिरा है। वो बस she comes in front of your eyes and you're like, आप थोड़ी देर के लिए ऐसे हो जाते, फिर वो आपको कहती है कि ठीक हो जाओ, मैं इंसान हूँ। माहिरा खान ने अपना करियर 2006 में MTV पाकिस्तान पर एज अ वीजे स्टार्ट किया। फिर 2008 में आग TV पर एक रियलिटी शो वीकेंड्स विद माहिरा की होस्टिंग की। Welcome back. आप लोग देख रहे हैं Weekends with me Mahira live right here guys. We are here with Call the Band. 2011 में माहिरा खान का फिल्म डेब्यू हुआ शोएब मंसूर की फिल्म बोल से। ये फिल्म पाकिस्तान की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक है। इसी साल माहिरा खान का टेलीविज़न के ड्रामाज में डेब्यू हुआ ड्रामा नीयत से। ये ड्रामा न्यूयॉर्क में बना, जिसके प्रोड्यूसर हुमायूं सईद हैं। इसी साल माहिरा का एक और ड्रामा आया फवाद खान के साथ, जिसे द लेजेंड सरमद खुसट ने डायरेक्ट किया। 2013 में होने वाले फर्स्ट हम अवार्ड्स माहिरा ने होस्ट किए। 2013 में माहिरा खान का एक और ड्रामा आया शहरेज़ाद, जिसे सरमद खुसट ने डायरेक्ट किया। 2013 से 14 तक माहिरा ने एक शो टक द लाइटर साइड ऑफ लाइफ की होस्टिंग की। 2014 में माहिरा खान का एक और ड्रामा आया सदके तुम्हारे, जिसे खलीलुर रहमान कमर ने लिखा है। 2015 में माहिरा खान की दूसरी फिल्म आई बिन रोए। 2015 में ही आने वाली सरमद खुसट की फिल्म मंटो में माहिरा खान ने सपोर्टिंग कैरेक्टर प्ले किया। फिर 2016 में माहिरा खान ने हो मन जहां में लीड रोल प्ले किया। इसी साल एक्टर इन लव में स्पेशल अपीयरेंस दी और 2017 में माहिरा खान का बॉलीवुड डेब्यू हुआ रईस के साथ। फिर माहिरा खान की फिल्म आई वरना, जिसे शोएब मंसूर ने डायरेक्ट किया। इस फिल्म के लिए माहिरा खान को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। 2018 में माहिरा खान की फिल्म आई शहरियार मुनव्वर के साथ। 2019 में आने वाली फिल्म परे हट लव में माहिरा खान ने स्पेशल अपीयरेंस दी और 2019 में ही आई। ये माहिरा खान की अब तक की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है। माहिरा खान ने 2020 में आने वाली वेब सीरीज़ चुड़ैल्स में भी काम किया और 2021 में आया हम कहाँ के सच्चे थे और टेलीफिल्म एक है निगार में जनरल निगार का किरदार अदा किया, जिसे बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। 2022 में आने वाली वेब सीरीज़ 12वां खिलाड़ी को माहिरा खान ने प्रोड्यूस किया और हाल ही में आने वाली फिल्म कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद में माहिरा खान ने अपने फैंस के दिल जीत लिए हैं। कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद पाकिस्तान की 7th हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है। माहिरा खान को पंजाबी नहीं आती, जिसके लिए इन्होंने पंजाबी सीखने के लिए इन्होंने क्लासेस भी ली हैं। मौला जट के बाद माहिरा खान की फिल्म आएगी नीलोफर फवाद खान के साथ। द लेजेंड ऑफ मौला जट में हुमायूं मलिक भी हैं। ये फिरोज़ खान की बहन हैं। फिरोज़ खान और हुमायूं मलिक दोनों ने शोबिस छोड़ने का फैसला कर लिया था और अनाउंस भी कर दिया था
जिससे इनके करोड़ों फैंस के दिल टूट गए थे। इन्होंने ये फ़ैसला इसलिए किया था कि शायद इस तरह से वो अपने दीन की खिदमत कर सकेंगे। लेकिन फ़िरोज़ खान एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मेरे शेख सुल्तान मोहम्मद अली, जो कि सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान हक बाहू के 10th डिसेंडेंट हैं, उन्होंने इनको हुक्म दिया कि आप शोबिज़ नहीं छोड़ सकते। और इसकी वजह ये बताई कि अल्लाह ताला कसम खाते हैं उन हवाओं की जो पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, और इन हवाओं से मुराद मीडिया इंडस्ट्री भी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको इतना बड़ा मुकाम दिया है, करोड़ों लोग आपको सुनते हैं, इसलिए आपको चाहिए कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम करें जिसमें कोई दर्स हो दीन और दुनिया से मुतल्लिक। इसलिए फ़िरोज़ खान और हुमायूमा मलिक ने कम बैक अनाउंस कर दिया था और अपने करोड़ों फैंस के टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया। हुमायूमा मलिक ने अपना करियर सिर्फ 14 साल की उम्र में मॉडल के तौर पर शुरू किया। 2008 में हुमायूमा का पहला ड्रामा हम टीवी पर आया, मिली अली को मिली। 2009 में इश्क जुनून दीवानगी और तनवीर फातिमा BA। 2010 में ड्रामा आया ताल्लुक़। 2011 में आया अकबरी असगरी। 2012 में हुमायूमा का फ़िल्म डेब्यू हुआ शोएब मंसूर की फ़िल्म बोल से। 2013 में फ़िल्म इश्क खुदा में हुमायूमा ने कैमियो अपीयरेंस दी। 2015 में आई देख मगर प्यार से, और 2017 में अर्थ, और अब हुमायूमा आ रही हैं द लेजेंड ऑफ मौला जट में दारो बनकर। Dodo. अब बात करते हैं हम सब के फेवरेट हमज़ा अली अब्बासी की। हमज़ा अली अब्बासी एक्टर होने के साथ साथ डायरेक्टर भी हैं। हमज़ा अली अब्बासी ने CSS का इम्तहान पास किया और पुलिस ग्रुप में सिविल सर्विसेज ऑफिसर के तौर पर जॉब भी करते थे, लेकिन फिर अपने पैशन को फॉलो करने के लिए इन्होंने ये जॉब छोड़ दी। हमज़ा ने अपना एक्टिंग करियर 2006 में शुरू किया थिएटर एक्टिंग से। हमज़ा ने बहुत से प्लेज में एक्टिंग की, जैसे डेली इन द डार्क, बॉम्बे ड्रीम्स, होम इज़ वेयर योर क्लोथ्स आर, फैंटम ऑफ द ओपरा, टॉम डिक हैरी, मॉल इन द रोग। 2011 में हमज़ा ने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू मड हाउस एंड द गोल्डन डॉल से किया। 2011 में हमज़ा अली अब्बासी का फिल्म डेब्यू हुआ ISPR की डॉक्यूमेंट्री द ग्लोरियस रिजॉल्व में। फिल्म वार में हमज़ा अली अब्बासी बिलाल लशारी के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। फिर बिलाल लशारी ने हमज़ा अली अब्बासी को एक रोल ऑफर किया, जिसे हमज़ा अली अब्बासी ने बेहतरीन तरीके से निभाया। 2012 में ड्रामा मेरे दर्द को जो जुबां मिले से हमज़ा अली अब्बासी का टेलीविज़न ड्रामाज में डेब्यू हुआ। फिर हमज़ा ने 2013 में आने वाली फिल्म मैं हूँ शाहिद अफरीदी में मौलवी मजीद का किरदार अदा किया। तुम फास्ट बॉलर हो, ये बड़ी ग्राउंड वाले क्लब के लिए खेलता भी रहे। हाँ तो छोड़ क्यों दिया पा? वो साहब वो मैच के दरमियान नमाज का टाइम नहीं देता था। ओ मौलवी साहब, मैच के टाइम मैच खेलो, नमाज बाद में पढ़ लो। ढेर दा काफिर बच्चों थे गलिशा दा खर बचिया साफ वलार दे कार में खराब हो गलिशा। ओए खान साहब, पश्तो में क्या गालियां निकाल रहे हो? तू यार बोलो। चुप कर जा। खाना खराब नमाज के बारे में बात करते हैं। बच्चिया गलिशा करा। साहब जी आपने बुरा नहीं मनाना, इसका भेजा काम नहीं करता। कौन कॉल करो। सर जी ये जी पागल आदमी है, बॉल ही मारी जा रहा है। अभी तो शुक्र करो यार कर नहीं कराए। ये तुम्हारा कोपड़ी तो हेलमेट ने बचा लिया, लेकिन इन चप्पलों में अंगूठा कैसे बचता है? खान अगर नमाज का वक्फा मिलेगा तो खेलोगे? फिर 2013 से 15 तक आने वाली एक एनिमेटेड सीरीज़ में हमज़ा अली अब्बासी ने बाबा बंदूक के कैरेक्टर का वॉइस ओवर किया। औरतों का क्या काम पढ़ाई से, उन्हें घर में रहना चाहिए, साफ सफाई करें, बावर्ची खाने चलाएं। हाँ तो और क्या बाबा बंदूक। 2013 में ही वार आ गई। हमज़ा ने 2013 में 2 टेलीफिल्म्स की, गुल्लू वेट्स गोगी और एक था राजा एक थी रानी। 2013 में ही प्यारे अफजल आ गया। इस ड्रामे को खलीलुर रहमान कमर साहब ने लिखा है और आज भी लोग इसे बार बार देखते हैं। फिर 2015 में जवानी फिर नहीं यानी पार्ट 1 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। 2016 में हो मन जहाँ में कैमियो अपीयरेंस दी मलंग बाबा के तौर पे। 2016 में आ गया मन मायल, जिसे आज भी लोग उतने ही शौक से देख रहे हैं। 2017 में फिल्म शान इश्क में कैमियो अपीयरेंस दी। 2018 में आई एक बेहतरीन फिल्म परवाज़ है जुनून। अगर मैं ये फिल्म ना देखता तो शायद जिंदा ना होता। 2018 में जवानी फिर नहीं यानी 2 में एक स्पेशल अपीयरेंस दी। हाँ नवाब क्या हाल है? बड़ी महंगी कॉलेज बनी थी, लेकिन इंशाल्लाह अब ये ज्यादती खत्म होगी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम
हमने एक बाउंसर पे फंडा डाला हुआ है। वो एक्चुअली वो स्पोर्ट्स थी। उस जमाने में मैं हर किसी को बाउंसर कराता था, तुम्हें भी करा दिया, क्या फर्क पड़ता? लेकिन उस वजह से मेरी आंख नवाब मैंने जानबूझ के नहीं किया था, और मेरी गलती की सजा तुम इन बच्चों को क्यों दे रहे हो? हमने अपनी उम्रें गुजार ली है, लेकिन ये भी नौजवान है, और वैसे भी शरीर एक बड़ा जबरदस्त आदमी है। पाकिस्तान का वो बेस्ट पीस है, जीता है, शपोका है। लेकिन इमरान नवाब बस गुस्सा थूक दो, मैं तुम्हें खुद दुबई में मिलने आऊंगा, क्योंकि यहाँ पे नया पाकिस्तान बनना शुरू हो गया। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। 2019 में आया एक बेहतरीन ड्रामा अलिफ। यहाँ हमज़ा के फैंस को यह भी बता दूँ कि हमज़ा अली अब्बासी एक मुसलमान घराने में पैदा हुए थे, लेकिन जब भी ये अपने दीन को समझने के लिए कुछ भी सवाल करते तो इनको कभी तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता था, बल्कि इनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की जाती थी कि तुम अपनी अकल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, जबकि ये दीन तो है ही अकल वालों के लिए। तो इस कश्मकश में हमज़ा अली अब्बासी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि नाउज़ुबिल्लाह खुदा है ही नहीं, मतलब एथियस्ट बन गए। फिर हमज़ा अली अब्बासी बताते हैं कि एक दिन वो इंटरनेट यूज़ कर रहे थे तो रैंडमली एक वीडियो उनके सामने आ गई, गामदी साहब की वीडियो। उन्होंने इस वीडियो को सुनना शुरू किया तो इनके कई सवालों के जवाब इनको मिलते गए। तो इस तरह से हमज़ा अली अब्बासी का इस्लाम और अल्लाह ताला पर यकीन बढ़ता गया और वो इस्लाम की तरफ वापस लौट आए। और हमज़ा अली अब्बासी ने ऐलान किया कि अब वो सिर्फ़ ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे जिनमें कोई मैसेज होगा। और हमज़ा अली अब्बासी अपने यूट्यूब चैनल पर इस्लाम से मुतालिक बहुत ज़बरदस्त पॉडकास्ट कर रहे हैं, कन्वर्सिंग इस्लाम के नाम से। इस पॉडकास्ट को सुनकर मुझे अपने कई सवालों के जवाब मिल जाते हैं। आप भी ज़रूर कन्वर्सिंग इस्लाम को सुनें। परवाज़ है जुनून के बाद हमज़ा अली अब्बासी की कोई फ़िल्म नहीं आई और अलिफ के बाद कोई ड्रामा नहीं आया, और अब द लेजेंड ऑफ मौला जट में हमज़ा अली अब्बासी नूरी नथ बनकर आ रहे हैं, इसलिए इनके फ़ैन्स को मौला जट का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। हमज़ा ने नूरी नथ बनने के लिए ट्रेनिंग भी ली है। फवाद खान की ये पहली पाकिस्तानी फ़िल्म है जिसमें ये लीड रोल अदा कर रहे हैं, वो भी मौला जट का। अब इस फिल्म की बाकी कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। गौहर रशीद, जो कि इंतहाई टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग एक्टर हैं, इनको न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तानी फ़िल्म सीडलिंग्स में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया। गौहर इस फिल्म में माखा नथ का किरदार अदा कर रहे हैं और हमारी फिल्मों के सबसे बड़े विलन्स भी शफकत चीमा और नैयर एजाज भी हैं। एक इंटरव्यू में नासिर अदीब बताते हैं कि पुरानी मौला जट और अपकमिंग मौला जट में उतना ही फ़र्क है जितना 1979 की शाम और 2018 की सुबह में फ़र्क है। पुराने वक्तों में लोग ऐसे सीन्स इजीली एक्सेप्ट कर लेते थे जिसमें एक तरफ से मौला जट आ रहा है, उसको 8 पुलिस वाले गोलियां मार रहे हैं और वो गोलियां खाता चला रहा है। दूसरी तरफ से नूरी नथ, उसको भी 8 पुलिस वाले गोलियां मार रहे हैं और वो भी गोलियां खाता चला रहा है। और इतना सफ़र करने के बाद ये दोनों मिलते हैं और ना इनके चेहरे पर पसीना होता है, ना इनकी ज़ुबान लड़खड़ाती है और ना ये मरते हैं। जो लोग उस वक्त फिल्में देखते थे अब वो लोग फिल्में नहीं देखते बल्कि उनके बच्चे फिल्में देखते हैं। और आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा रैशनल और लॉजिकल सोचते हैं, वो ऐसे सीन्स बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और नासिर अदीब बताते हैं कि हमने उन लोगों को भी मद्देनज़र रखते हुए ये फ़िल्म बनाई है जिन लोगों ने अपने दौर में मौला जट देखी थी। तो वो लोग भी जिन्होंने क्लासिकल मौला जट देखी थी, द लेजेंड ऑफ मौला जट देखने सिनेमा ज़रूर जाएंगे। इसलिए द लेजेंड ऑफ मौला जट पाकिस्तान में बनने वाली अब तक की सबसे बड़ी फिल्म है। यार मौला जट का ट्रेलर देखकर मुझे तो गूज़बम्स आ रहे हैं। मुझे तो उसकी यादों से गूज़बम्स आते थे।